नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स पे अनुभव सिन्हा की IC-814 वेब सीरीज रिलीज हुई है और रिलीज होते ही ये वेब सीरीज विवादों में आ गई। विवादों की वजह यह है कि जैसा कि आप सबको पता है, 1999 में कांधार हाईजैक हुआ था। आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण कर लिया था और उसकी वजह में वो 5 आतंकवादी जो भारत की कैद में थे उनको आजाद करवाया। विमान में 178 यात्री थे। अपने देश के यात्रियों को बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन आतंकवादियों को रिहा किया और उन यात्रियों को बचाया। इसी घटना के ऊपर ये वेब सीरीज बनी है। उनका दावा तो यही है कि ये वेब सीरीज पूरी तरह सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, यह घटना 1999 की है, तो अभी तक वो पीढ़ी जीवित है जिसने वो दौर देखा था और उस पीढ़ी को यह पता है कि वो जिन आतंकवादियों ने उस विमान का अपहरण किया था वो सारे के सारे मुस्लिम थे। लेकिन इस वेब सीरीज में यह दिखाया गया है, जो उन 5 आतंकवादियों के नाम है उन नामों को हिंदू नाम दिखाया गया है, भोला, शंकर और इसी तरह के और नाम दिखाए गए हैं। और जब विवाद बढ़ा तो उस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक बयान जारी किया कि हमने उस घटना की पूरी रिसर्च की है और उन आतंकवादियों ने वो हिंदू नाम वो आतंकवादी उन हिंदू नामों को कोड नाम की एक कोड की तरह यूज करते थे, इसलिए उन लोगों ने वो नाम अपने नाम हिंदू रखे थे, एक दूसरे को हिंदू नामों से बुलाते थे। और यही नहीं, इस वेब सीरीज में IIC को साफ साफ क्लीन चिट दे दी गई है। इस वेब सीरीज के माध्यम से अनुभव सिन्हा का ये कहना है कि ISI का इस घटना में कोई हाथ नहीं था, ISI को इस हाईजैक की जानकारी नहीं थी। जबकि उस विमान में बैठे हुए कुछ यात्री जो अब भी हैं, और जसवंत सिंह जो उस घटना जो यात्रियों को छोड़ाने गए थे और आतंकवादी को जिन्होंने समर्पित किया था, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि और उन सारी अपनी किताब में उन सारे मुस्लिम नामों का जिक्र किया है और ये साफ साफ कहा है कि जब ये समर्पण चल रहा था तो वहां पर ISI के अधिकारी मौजूद थे। अपने पिछले कई वीडियो में मैंने बॉलीवुड में मौजूद और मौजूद क्या पूरी तरह से सक्रिय एक लेफ्ट गैंग का जिक्र किया है और अक्सर अपने कुछ वीडियो बात करता होता हूँ, क्योंकि वो लेफ्ट गैंग आज से नहीं, जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बुरी तरह से सक्रिय है। और सक्रिय क्या कहें, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले छोटे से बड़े 80 से 85% उस लेफ्ट गैंग का हिस्सा है। और जो नहीं होते हैं उनको भी काम पाने के लिए, यही कहें कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को जीवित रखने के लिए उस गैंग का हिस्सा बनना ही पड़ता है। इस गैंग में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्कर से लेकर टॉप पर बैठे वो लोग भी शामिल है, जिनको कंगना रनौत और उन जैसे कई रैगिंगर बॉलीवुड माफिया के नाम से बुलाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा इशारा किन नामों की तरफ है। और खास करके जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनमें से बहुत कम लोग, रेयर लोग ऐसे हैं जो उस लेफ्ट गैंग का हिस्सा नहीं है। अनुभव सिन्हा भी उन्हीं में से एक में आते हैं। इन्होंने 2-3 दिन पहले बंगाल में हुई घटनाओं के बारे में आप सबको पता ही होगा, चाहे कुछ महीनों पहले हुई संदेशखाली घटना हो या हाल में हुई डॉक्टर के साथ हुई घटना हो, जो डॉक्टर की बेटी के साथ, जिससे अब इस समय पूरा देश खड़ा है। और जिस दिन उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो दरिंदगी दिखाई थी वो भी सबको पता है।
किस तरह से उसने केस को दबाने की कोशिश की थी। FIR रजिस्टर्ड होने में 12 घंटे लग गए थे। और बंगाल सरकार ने किस तरह से उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की थी। घटना सामने आने के बाद 4 घंटे के भीतर ही उसका ट्रांसफर करके किसी और हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ये सारी बातें सबको पता है। और अनुभव सिन्हा वही है जो खुलकर 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार का पक्ष ले रहे थे। इसके पहले भी इस तरह कई घटनाएं अनुभव सिन्हा के विषय में सामने आ चुकी हैं। आप लोग याद होगा कि अपने विजय आनंद के एपिसोड में मैंने कहा था कि एक फिल्म एक आईने की तरह होती है जिसमें डायरेक्टर का साफ साफ आप चेहरा देख सकते हैं। उस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर का चरित्र पूरी तरह से दिखाई देती है अगर वो डायरेक्टर पर काम जानता है। अगर उसने सिर्फ कुर्सी बैठ के रोल कैमरा एक्शन बोला है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन डायरेक्टर ने अगर दिल से फिल्म बनाई है और फिल्म में अपने आप को झोंक दिया है तो आप फिल्म के माध्यम से डायरेक्टर के चरित्र का पता लगा सकते हैं। जैसे आप विजयानंद की फिल्में देखें तो उनकी फिल्में देखकर आपको साफ साफ लगा पड़ेगा कि साफ साफ पता चलता है कि इस फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा। मुझे आप गाइड देखें, तेरे में देखें, जितनी फिल्में उन्होंने बताई, ज्वेलरी फिल्म, उनकी फिल्में पूरी तरह से क्लियर होती है। चाहे स्क्रिप्ट हो, हर डिपार्टमेंट हो, कैमरा डिपार्टमेंट काम हो, हर आदमी अपने आप को झोंक देता है और हर सीन में आपको पूरी डिटेलिंग दिखाई देती है। यही बात आपको गुरुदत्त की फिल्मों में दिखाई देती है। पैसा उठाइए, कागज के फूल उठाइए, या उसके पहले जो उन्होंने बड़ी मसाला फिल्म बनाई थी, चाहे आर पार हो, बाजी हो, जाल हो, वो भी पूरी पूरी उनकी हर फिल्म आईने की तरह साफ होती थी। मनमोहन देसाई की फिल्म आप उठाइए, उनकी फिल्मों को देखकर पता चलेगा कि जो भी है डायरेक्टर बड़े जॉली नेचर का है, बस मौला किस्म का इंसान है। अब उन डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। उन्हीं में से एक अनुभव सिन्हा भी आते हैं जिनकी कोई फिल्म आप दिखाई, पहले तो स्क्रिप्ट का आता पता नहीं होगा, एक टॉपिक उठा लेते हैं, उसी के ऊपर फिल्म बनाते हैं। जिसके पहले जो थप्पड़ आई थी वो भी उसी तरह की थी, हालांकि ठीक ठाक चली थी और अपनी नजरिए के हिसाब से तो इन्होंने बड़ी महान फिल्म बनाई थी, महिलाओं को इंसाफ देने वाली। उस फिल्म के माध्यम से ये बताते हैं कि ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अगर पति किसी पत्नी को अगर एक थप्पड़ मारे तो पत्नी को तलाक ले लेना चाहिए। मिला जुला के उस फिल्म का अगर एक लाइन कहूँ तो उस फिल्म की कहानी यही थी। महिलाओं पर शायद ही कोई आदमी होगा आज के दौर में, कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जो महिलाओं पर हिंसा का समर्थन करे। अगर वो ऐसा करता है तो मैं उससे जानवर ही मानूंगा। लेकिन अगर पति पत्नी का रिश्ता या कोई और रिश्ता हो, एक जुड़ाव होता है उनमें, तो अगर आपस में प्रेम है तो भी वो रिश्ता चलेगा। और गुस्से में पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, उसका तलाक ही एक रास्ता है। अगर आप तलाक के लिए कोर्ट में केस भी लेकर जाते हैं तो जज आपको बोलता है, 1 साल का मौका देता है कि आप लोग साथ रहकर देखिए, ना रह पाए तो तलाक ले लो। तलाक आखिरी विकल्प होता है और अनुभव सिन्हा अपनी फिल्म में तलाक को पहले विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे। एक थप्पड़ मारना कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन ले लिया जाए। पत्नी पर कई बार पति को एक थप्पड़ मारा, गुस्से में हो जाता है ऐसा। सरकार ने तो बच्चों के ऊपर हिंसा के ऊपर भी रोक लगा दी है, माँ बच्चों को भी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते हैं। अगर गुस्से में अगर पिता ने अपने बच्चे को या माँ ने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया तो क्या बच्चा घर छोड़ चला जाए? अनुभव सिन्हा तो फिल्म से ही कहना चाह रहे हैं। खैर, सिनेमा में गंदगी आती कहाँ से है? याद से नहीं चल रहा है। जब से हिंदी सिनेमा बना है तब से ये चल रहा है। और बात इस हद तक आ जाएगी कि जो सच्ची घटना में भी आप मुसलमान को, अगर किसी मुसलमान ने किया है तब उसको नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं। एक फिल्म जो सच्ची घटना पर आधारित है, ये पहले तो होता था। अब जंजीर याद कीजिए, हीरो हिंदू है, हीरो हिंदू है, विलेन हिंदू है, हीरोइन हिंदू है,
इन फिल्म का जो सबसे डैशिंग कैरेक्टर है, सबसे महान कैरेक्टर है शेर खान, वो पठान है, वो मुसलमान है। शोले याद कीजिए, जय हिंदू, वीरू हिंदू, ठाकुर हिंदू, गब्बर हिंदू, बसंती हिंदू, राधा हिंदू, यहाँ तक कि ठाकुर का नौकर रामलाल जो कैरेक्टर सत्यन कपूर किया था वो भी हिंदू। लेकिन इमाम साहब जो उस फिल्म के सबसे महान कैरेक्टर है, सारे गांव वालों को उठा सबको रास्ता दिखाते हैं, वो मुसलमान है, वो इमाम है। क्रांति याद कीजिए, सारे बाकी सारे प्रमुख पात्र तो हिंदू हैं, फिल्म में एक स्पेशल कैरेक्टर, एक डैशिंग कैरेक्टर सलीम का, जो शत्रुघ्न सिन्हा ने किया था, वो मुसलमान है। हर फिल्म का जो प्रमुख, जो सबसे डैशिंग कैरेक्टर होता था वो मुस्लिम होता था। आज तक जब से सिनेमा बना है, कभी किसी फिल्म में कोई मौलाना या कोई मुफ्ती विलन नहीं बना, जबकि ये भी एक लाजमी था कि हर फिल्म में एक धूर्त पुजारी जरूर होता था, एक ढोंगी पंडित जरूर होता था, उनका यही काम होता था। कुछ नहीं होता तो पंडित को नेगेटिव और कॉमेडियन दोनों बना दिया जाता, एक जोकर की तरह दिखाया जाता। लेकिन जो मुस्लिम कैरेक्टर होता वो बड़ा डैशिंग होता, बड़ा ईमानदार होता, बड़ा उसूलों वाला होता। मुस्लिम कल्चर इस तरह थोपा गया। अर्ली 40s में फिल्म आती है अशोक कुमार की किस्मत, जिसको फॉर्मूला फिल्मों की माँ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि फॉर्मूला फिल्मों के लिए वो गंगोत्री की तरफ से, फॉर्मूला फिल्म वहीं से आई थी। फिल्म के सारे पात्र हिंदू हैं, लेकिन आपस में बातें ऐसे करते हैं जैसे कि मुशायरे में बैठे, शफाफ उर्दू। यहाँ तक कि फिल्म में एक सीन है जहाँ एक पंडित की एंट्री होती है, पंडित आता है अपने डायलॉग बोलता है, और जाते जाते तो किसी बात पर उसकी बहस हो रही है तो बोलता है लाहौल भला कुबत, लाहौल भला कुबत। वैसे तो कोई हिंदू ही नहीं बोलेगा, और वो भी आप एक पंडित से बुलवा रहे हैं। शुरुआत वहीं से हो गई थी, जब से फिल्मों ने बोलना शुरू किया था। तो इन लोगों का बस चलता, तो रामायण फिल्म बनाते और रामायण के पात्रों को आपस में उर्दू बोलना, आपस में उर्दू बुलवा देते। ये तो नहीं, ये किस्मत से शुरुआत होती है, और पूरे 40 और 50 के दशक में अब देखेंगे फिल्मों के डायलॉग शफाफ उर्दू में लिखे जाते थे। और ये सिलसिला चलता है लेट 60s तक। 70 के दशक की शुरुआत के बाद जब मनमोहन देसाई की फिल्में चलना शुरू होती है, एक तरह से फिल्मों पर मनमोहन देसाई हावी हो जाते हैं फिल्म मेकिंग पर। उनकी बैक टू बैक उनकी फिल्में हिट हो रही थी, और हर डायरेक्टर लगभग उनकी फिल्मों कॉपी करी फिल्में बना रहा था। मनमोहन देसाई अपनी फिल्मों में आसान भाषा के डायलॉग्स लेकर आए, जब डायलॉग्स में प्रॉपर हिंदी यूज होती थी। और उस दौर में भी कमी नहीं थी ऐसे फिल्मकारों की, जो फिल्मों पर उर्दू को, और ये हिम्मत तो खास करके उस दौर में भी कोई नहीं कर रहा था कि फिल्मों में किसी खलनायक को मुसलमान दिखाया जाए। एक मनमोहन देसाई की कुछ मुझे कुली याद आती है, जिससे सारे पात्र मुसलमान थे। तो जफर खान जो फिल्म, जो कैरेक्टर कादर खान ने किया था, वो जो फिल्म मेन विलन है वो मुसलमान था। वो भी इसलिए कर पाए क्योंकि कुली पूरी पूरी फिल्म मुस्लिम बैकग्राउंड पर ही आधारित थी। एक ऋषि कपूर और ऋषि कपूर सामने शोमा आनंद, यही दो कैरेक्टर थे जो उसमें हिंदू थे। वरना फिल्म के सारे कलाकार, चाहे वो अमिताभ का कैरेक्टर भी इकबाल था, वो मुस्लिम ही थे, हीरोइन भी मुस्लिम, सारे सारे हीरो हीरोइन विलन सबके सब मुसलमान ही थे उसमें। वरना यहाँ तक कि खुदा गवाह जो फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन पठान बने हैं, बेनजीर जो श्रीदेवी है वो भी मुसलमान है, उनका जो मेन विलन है उसका नाम है पाशा। फिल्म
में क्लियर नहीं है वो हिंदू है मुसलमान है, पाशा। बाकी उस दौर की जितनी फिल्म है, हर फिल्म में जो फिल्म का सबसे महान कैरेक्टर है वो मुस्लिम ही होता था। और फिर अनुभव सिन्हा ने तो हद कर दी, ऐसे को भी क्लीन चिट दे दी, पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दी फिल्म में। और ये दिखा दिया कि जो हाईजैक किया था वो हिंदुओं ने किया था। यहाँ तक कि उस दौर में अगर देखा जाए जो किताब छपी है उसमें ये भी जिक्र है, इस हाईजैक में जो मीडिएटर था वो दुबई से था। इस फिल्म में दुबई को भी क्लीन चिट दे दी गई है, तो क्या कहा जाए। और अगर मैं यहाँ नाम लेने में लग जाऊँ तो अनुभव सिन्हा के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 20 से 25 हाई प्रोफाइल लोगों का नाम ले सकता हूँ, जो अपनी फिल्मों के माध्यम से जिन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया है। जो बीच में एक दौर चला था फिल्मों बॉयकॉट का। और एक बात, हाँ, इसी फिल्म के ऊपर टीवी पर एक बहस चल रही थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के एक अघोषित प्रवक्ता है। अघोषित प्रवक्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो घोषित प्रवक्ता होते हैं जो हर पार्टियां अपने लिए कोई न कोई प्रवक्ता अपना रखती हैं। अघोषित प्रवक्ता वो होते हैं अपने नाम के अगर राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं, लेकिन ये किसी न किसी पार्टी की चमचागिरी है। ऐसे एक साथ थे वो, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सेंसरशिप की जरूरत ही नहीं है, सेंसरशिप ना फिल्मों में होनी चाहिए, ना टीवी, ना वेब सीरीज होनी चाहिए, ना टीवी पर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेंसरशिप फिल्मों में तो हाँ, ही फिल्मों के साथ साथ टीवी और ओटीटी पर तो बहुत जरूरी है। ओटीटी के लिए तो छोटा से छोटा कंटेंट बिना सेंसरशिप के लिए पास नहीं होना चाहिए। कुछ भी दिखाया जा रहा है जैसा इसमें दिखाया गया है। शायद अगर ये फिल्म होती और सेंसर वगैरह होती तो मुझे लगता है सेंसर इसको पास कर देता। इस तरह चीज़ों को बिल्कुल पास नहीं करता, इसमें साफ साफ झूठ दिखाया जा रहा है और एक धर्म विशेष को निशाने पर लिया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन ओटीटी पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ओटीटी पे क्या क्या दिखाया जाता है। मैं तो खुद काम एक्टर हूँ, मैं तो काम करता हूँ, मैं ऐसे बहुत से सीन करता हूँ जो बहुत आपत्तिजनक है, लिखा हुआ है, एक्टर तो करना पड़ता है। तो उनका कहना था कि नहीं, सेंसरशिप होनी नहीं चाहिए, जिसको जो देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे। सोचिए अगर ये पार्टी अगर सत्ता में फिर से आ जाए तो क्या होगा। उनका कहना कि नहीं, जिस डायरेक्टर को जो दिखाना है वो दिखाए, ये पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक को देखना होगा देखेगी, नहीं देखना होगा नहीं देखेगी। उनका कहना है कि प्रोमो पहले आ जाता है, फिल्मों का प्रोमो आ जाता है तो लोग पता चल जाता है फिल्म में क्या देखने वाले हैं। प्रोमो देखकर जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। आप किसी को कुछ दिखाने से रोक नहीं सकते। आप सोचिए अगर सेंसरशिप हट जाती है फिल्मों से तो फिल्मों में लोग क्या क्या दिखाना शुरू कर देंगे। आधिकारिक तौर पर मल्टीप्लेक्स पॉर्न फिल्में चलाएंगे और आपके बच्चे जाकर बैठ के पॉर्न फिल्में देखेंगे। और ऐसी पार्टियां यही कहेंगी कि जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता को क्या देखना है देखे, क्या नहीं देखना है ना देखे। और अनुभव सिन्हा और इनके जैसे बहुत से निर्माता और निर्देशक जोर तो जोर शोर से पूरे गाजे बाजे के साथ पाकिस्तान और चाइना की गुलामी करने में लगे हुए हैं। इस लेफ्ट गैंग के बारे में मैं आप लोगों को एक बातें बता देता हूँ। ये तो वो लोग हैं खैर जिनकी दुकान अच्छे से चल रही है, अनुभव सिन्हा है और भी कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये वो गैंग है कि पता नहीं कहाँ से कितनी फंडिंग आती है कि हम जैसे लोग जाते हैं उतना ही कमाते हैं जितना काम करने के बाद मिलता है। इस गैंग से जुड़े हुए छोटे लोग, वो जो लोग निचले स्तर पर इनकी मार्केटिंग करते हैं, इनकी आपको एक दिनचर्या बताया था। सालों से इनके पास काम नहीं है,
लेकिन दिनचर्या ये है कि रात भर पार्टी करते हैं, उन पार्टियों में ड्रग्स चलता है, शराब चलती है, और भी बहुत सारे आप लोग जानते हैं जो कुछ रेव पार्टी में होता है वो सब कुछ इनकी पार्टियों में होता है। सुबह 4-5 बजे ड्रग्स लेकर और पी के टाइट हो के आते हैं, घर पर पान के सोते हैं, शाम को 4 या 5 बजे 6 बजे उठते हैं, और फिर से वही सब शुरू हो जाता है। अब ये सारे कांड करने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? काम इनके पास सालों से नहीं है, और लगभग इन सबके पास गाड़ियाँ हैं, महंगे मोबाइल है, और अपना मेंटेनेंस ऐसा है कि इनके ऊपर लाखों का महीने खर्चा है। ये सब करने के लिए कहाँ से पैसे आते हैं, ये सोचने की बात है। और दूसरा, इस तरह की फिल्मों में इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें दिखाने के लिए, एंटी नेशनल चीज़ें दिखाने के लिए इन मेकर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं? रणवीर सिन्हा वही है जो अपने पूरे जीवन में ये वही है जिन्होंने शाहरुख खान बर्बाद किया था रावण बना के, और ऐसे ही गलत चीज़ें दिखाकर ही ऐसी है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। जैसे थप्पड़ थी, थप्पड़ में नाम में ही कंट्रोवर्सी है, और उस चीज़ को अगर ये गरिमामय तरीके से दिखाते जो थप्पड़ में दिखाना था तो शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। लेकिन ये उस फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते थे नहीं एक ही इलाज है, तलाक है। फिल्म थोड़ी बहुत चल गई, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है, लेकिन फिल्म ने अपने पैसे वसूल लिए थे, गिरते पड़ते पैसे वसूल लिए थे। उसके बाद ये लेकर आए और कंधार हाईजैक को ये साफ साफ वो दिखाते कि जो उस हाईजैक के समय हुआ था, उन आतंकवादियों को सही नाम दिखाते, और जो जो हुआ था वो दिखाते, तो एक बायोपिक होती, कुछ लोग देखने जाते कुछ लोग नहीं जाते। उस फिल्म उस सीरीज के माध्यम से इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, सारा नाम हिंदू कर दिए। सीरीज आई और आते ही हाइप क्रिएट हो गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया। अब हाँ, कुछ लोग इसको बैन करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन बैन होने से पहले सीरीज ने अपना कलेक्शन कर लिया, और जो वो चाहते थे, इतने सालों से करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्में बना भी चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। सफल हो या ना हो, कंट्रोवर्सी में आकर पब्लिसिटी तो मिल ही गई, ये उतना ही चाहते थे, ये उनको मिल गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि OTT पर सेंसरशिप फिल्मों से ज़्यादा जरूरी है। सरकार को ये नियम जल्दी जल्दी लागू कर देना चाहिए। वन OTT देश को, खास करके जो नई जनरेशन है वही OTT ज़्यादा देखती है। वो लोग जो 80 से पहले पैदा हुए हैं वो लोग OTT उतना नहीं देखते हैं। वो जनरेशन जो 90 के बाद पैदा हुई है वो OTT ज़्यादा देखती है। उसको बचाने के लिए सेंसरशिप बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।